सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक हुआ था, टॉपिक का नाम क्या था? देखो एक ना नया टॉपिक शुरू कर रहा हूँ मैं, हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। जो मेटल है और जो नॉन मेटल है आपस में रिएक्ट कैसे करते हैं। जो मेटल और जो नॉन मेटल है आपस में रिएक्ट कैसे करते हैं, धातु और अधातु आपस में अभिक्रिया कैसे करते हैं। ठीक है, सुनो। तो मेरे पास क्या है भाई, हेडिंग डालो सब, हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। भाई सबसे पहली तुम्हें बात समझनी है कि हमारे पास मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। सबसे पहली चीज़ वो एक कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, मैंने क्या बोला भाई, वो क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। तो देखो मैंने बोला कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल दे फॉर्म आयोनिक कंपाउंड। तो पहली बात तुम्हें याद रखिए जो चलनी है कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल, ठीक है, तो भाई दे फॉर्म आयोनिक कंपाउंड, दे फॉर्म आयोनिक कंपाउंड। जब भी कोई एक मेटल रिएक्ट करता है किसी नॉन मेटल के साथ तो आयोनिक कंपाउंड बनाता है भाई, जिसको हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं भाई, आयोनिक बॉन्ड भी कह सकते हैं, इसको आयोनिक बॉन्ड भी कहा जाता है। उसके बाद अगर मैं दूसरी बात कर दूं कि भाई अगर नॉन मेटल रिएक्ट करता है नॉन मेटल के साथ, ठीक है, क्या बोला मैंने कि अगर मेरे पास दूसरी बात यह है कि व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल, अगर कोई सा भी नॉन मेटल किसी दूसरे नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है भाई, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। दे फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड बोलता है। ठीक है, कोवैलेंट कंपाउंड, और इसको कोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। बोलो भाई, पहले इन बातों में किसी दिक्कत नहीं होगी। फिर हम उसके आगे बात करते हैं। देखो हमारे पास होता क्या है भाई, यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे पास जो मेटल है वो कभी भी रिएक्ट नहीं करते किसी भी दूसरे मेटल के साथ। क्या बोला मैंने, देखो पहले मैंने बोला कि अगर कोई सा मेटल रिएक्ट करेगा नॉन मेटल के साथ तो क्या होता है, वो आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। और मैं अगर इसी का उल्टा बोलूँ, मतलब कि देखो मैं ये बोलूँ कि अगर मेटल रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल के साथ तो मेरे पास क्या बनाते हैं भाई, वो कोवैलेंट कंपाउंड। लेकिन मैं तुमसे तीसरी बात बोल दूं कि मैं नॉर्मल से बोल रहा हूं कि मेटल डू नॉट रिएक्ट विद अदर मेटल, मैंने क्या बोला भाई, कोई सा भी जो एक मेटल है वो किसी भी दूसरे मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, कोई सा एक धातु है किसी दूसरे धातु के साथ वो अभिक्रिया नहीं करती। अब सुनो, मैं एक लाइन लिख रहा हूं फिर तुम्हें इसमें समझाऊंगा भाई लाइन क्या लिखी हुई है। हाँ भाई सुनो, मैंने क्या बोला कि एक बार ध्यान रख के चलना कि मेरे पास कभी भी कोई से जो दो एटम पास में आ रही है, कोई सी भी जो दो चीजें, कोई दो एलिमेंट आपस में तभी जुड़ते हैं जब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या होता है भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। बात समझ में? मैं बोल रहा हूँ कि भाई कभी भी अगर मेरे पास कोई सा एक एटम किसी दूसरे एटम के साथ जुड़ता है तो वो तभी जुड़ेगा जब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, एक पॉजिटिव आयंस का हो, दूसरा नेगेटिव आयंस का हो। इस तरीके से मान सकते हैं। ठीक है, अब एक लाइन लिख रहा हूँ भाई, थोड़ा समझना उसको। द फोर्स which links the force which links the atom in a molecule is called chemical bond.
इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। भाई क्या बोला मैंने, द फोर्स, एक ऐसी ताकत विच लिंक्स द एटम, ठीक है, जो किसी भी दो एटम को आपस में जोड़ देती है। एटम को लिंक करने का मतलब क्या है, किसी दो एटम को आपस में जोड़ देती है, वो भी किसके अंदर, इन अ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। जब भी कोई मेरे पास दो एटम जुड़ के एक कोई कंपाउंड बनाते हैं, जब भी कोई दो चीज जुड़ के एक नई चीज बनाते हैं ना, उसमें क्या बोलते हैं भाई, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। अब भाई देखो हमारे पास होता क्या है कि कभी भी ध्यान रखकर चलना, कोई से दो एटम तभी जुड़ते हैं जब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या बोला मैंने, कभी भी कोई से दो एटम आपस में तभी जुड़ेंगे तो जब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक, मतलब उनके बीच में ऐसी शक्ति है कि वो आपस में एक दूसरे को खींचे, ठीक है। तो भाई इन बात तो याद रख के चलना जो बोल रहा हूँ मैंने बोला कि कोई से भी दो एटम मेरे पास तभी जुड़ेंगे जब उनके बीच में ये मान लो आपस में खींचने की शक्ति हो। लेकिन अगर वो सारे के सारे एलिमेंट जो आपस में, जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, ठीक है, अगर किसी भी दो एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, मतलब कि आपस में एक दूसरे को चिपकाने की क्षमता नहीं होती, उसको हम एक तरीके से बोल देते हैं भाई कि अनरिएक्टिव नेचर वाले एलिमेंट है वो। क्या बोला मैंने, वो सारे के सारे एलिमेंट जो आपस में रिएक्ट नहीं करते उसको बोलते हैं अनरिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है। तो क्या बोल रहा हूँ भाई मैं, ऐसा बोला मैंने कि एलिमेंट डू नॉट react with each other are unreactive एलिमेंट, ठीक है। और इस अनरिएक्टिव एलिमेंट को हम एक तरह से बोल सकते हैं इनर्टनेस, इनर्टनेस है। इनर्टनेस क्या बोलते हैं भाई इसे, इनर्टनेस। जो मेरे पास अनअट्रैक्टिव एलिमेंट होते हैं ना उसे क्या बोलते हैं, इनर्टनेस। तो भाई अब ना हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि वो मेरे पास जो इसे बोलते हैं इनर्टनेस या फिर अनअट्रैक्टिव एलिमेंट ऑफ नॉबल गैस। क्या बोलेंगे भाई इसे, अनअट्रैक्टिव एलिमेंट ऑफ नॉबल गैस, ऑफ नॉबल। भाई इतना याद रख के चलो बस, ये वाली बात है। सुनो, अब मैं तुम्हें एक बातें बता रहा हूँ कि मेरे पास जो इनर्टनेस का मतलब क्या होता है। इनर्टनेस जो मेरे पास है, जब भी मेरे पास कोई से दो एलिमेंट आपस में नहीं जुड़ते हैं, ठीक, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब कि अनरिएक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। और इसको और क्या बोलते हैं भाई, इनर्टनेस बोलते हैं इसको, ठीक। या फिर बोल सकते हैं इनर्टनेस ऑफ, चलो लिखवा दे रहा हूँ मैं, ऑफ नॉबल गैसेस, ऑफ नॉबल गैसेस। भाई इसके बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने लाइन लिखवाई ना इसके बारे में। एक अगली हेडिंग तो मैं डालनी है, इसको हम बोल देंगे इनर्टनेस ऑफ नॉबल गैसेस। इनर्टनेस ऑफ नॉबल गैसेस। क्या बोला है मैंने, इनर्टनेस ऑफ नॉबल गैस है। इसका मतलब क्या हो जाता है, देखो इसका मेरे पास ना मतलब कि ऐसे कुछ एलिमेंट है जो कि किसी भी दूसरे के साथ कंबाइन नहीं होते। क्या बोला मैंने, ऐसे कुछ एलिमेंट है जो किसी दूसरे के साथ कंबाइन नहीं होते, उसी को एक तरीके से बोला था इनर्टनेस। मैंने क्या लिखवाया था कि एलिमेंट डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर आर अनरिएक्टिव एलिमेंट, जिसको हम बोलते हैं इनर्टनेस ऑफ नॉबल गैस बोला जाता है एक तरीके से। बात समझ में आ गई। तो अब ना मेरे पास कुछ एलिमेंट ऐसे हैं, कुछ एलिमेंट मेरे पास ऐसे हैं जो कि आपस में मेरे पास रिएक्टिव नहीं है। क्या बोला मैंने, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक। अब समझो ऐसा है क्या, तो कुछ के नाम ले रहा हूं भाई मैं, उसी को बोलते हैं नॉबल गैसेस, या फिर इसको नॉट रिएक्टिव बोलते हैं, नॉबल गैसेस एलिमेंट बोल दो, ठीक। तो भाई इसमें मेरे पास जो नाम पहला है वो है हीलियम, हीलियम। उसके बाद है नियॉन, और ऐसा लिखते जा रहा हूं, ठीक है। आर्गन, फिर क्या है क्रिप्टॉन। हीलियम है, नियॉन है, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, फिर के एक्स नियॉन,
एक्स नियॉन, फिर जो मेरे पास लास्ट है रेडॉन। हाँ भाई बताओ, ये सारी बातें तो लग रही है मेरे पास। 1 2 3 4 5 6, ये 6 एलिमेंट मेरे पास ऐसे हैं जो किसी दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। बोलो, इन बातों में दिक्कत है किसी को? ये 6 एलिमेंट मेरे पास ऐसे हैं जो किसी दूसरे के साथ कभी भी रिएक्ट नहीं करते। बोलो भाई, कोई कुछ बोलना चाहेगा इसके बारे में? अब देखो, मैं इसके पीछे तुम्हें रीज़न बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। ये जो एलिमेंट है ये किसी और के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करते हैं। देखो भाई, मेरे पास पहले ना इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा, मेरे पास इसको बोलते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल को, या फिर इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो चेक करनी पड़ेगी। जब भी हमें किसी भी एलिमेंट का पता लगाना होता है कि भाई किसी और के साथ रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा, तो इस चीज़ को पता लगाने के लिए हम क्या चेक करते हैं भाई, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, जिसको देखो बता रहा हूँ क्या है मेरे पास। कौन कौन सा? पहला हीलियम है। पहले यहाँ पे एलिमेंट लिख दे रहा हूँ, मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट है। नोबल गैस, नोबल गैसेस है। तो पहला मेरे पास है भाई हीलियम, पहला है हीलियम, फिर जाके है नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, एक्स नियॉन, फिर जाके रेडॉन। हाँ भाई, ये 6 है मेरे पास। अगर हम इन सबके सिंबल की बात करते हैं, सिंबल सबको पता क्या है? मैं सिंबल याद किए थे नहीं किए थे? जो हीलियम है उसका He, ठीक है, नियॉन का Ne है, ठीक। इस तरीके से आर्गन का Ar है, और अगला मेरे पास है क्रिप्टॉन का Kr, और एक्स नियॉन का Xe, और रेडॉन का Rn है। ठीक है, ये बस सारे सिंबल हो गए। अब हम इसकी बात करते हैं भाई, मेरे पास जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता लगाने के पहले हमें इसके एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। क्या पता होना चाहिए इसके भाई? एटॉमिक नंबर। अगर तुम्हें एटॉमिक नंबर नहीं पता इसके तो दिक्कत आएगी। जो हमारे पास एटॉमिक नंबर भाई स्टार्टिंग में याद करा था मैंने, याद है? 118 एलिमेंट थे, सबके एटॉमिक नंबर याद करने होते हैं। तो मेरे पास इसका है 2, इसका 10, फिर हमारे पास है 18, 36, 18, 36, 54 और 86, इस तरीके से है। ठीक है, अब सुनो, तो अगर मैं इसका भाई एक तरीके से मान लो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करता हूँ। अगर मैं बात कर दूँ इसके, मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक। तो भाई इसके नाम टोटल जो पार्ट करते हैं, देखो जहां तक लंबा खींच सकता है ना उसको वहां तक लंबा खींचा जाता है। KLMN पढ़ा था 9th क्लास में, K होता है, L होता है, M होता है, N होता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। मेरे पास पहला आएगा KLMN। अगर इसके आगे और जाता है, ठीक है, KLMN के आगे और जाता है तो OP इस तरीके से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें भाई चेक करते हैं। देखो मेरे पास पहला लिखूंगा 2, इसका 2 आ गया। हाँ भाई, पहला 2 आ गया। दूसरा इसका 2 सिर्फ इसमें आएगा और बाकी 8 इससे पहुंच जाएगा। इस वाले का पहला 2 इसमें आएगा। भाई पता कैसे होता है कितने कितने जाते हैं? देखो पहले वाले में K के अंदर जो K वाला है उसके अंदर 2 1 की पावर 2, ठीक है, और जो L है, L के अंदर जो मेरे पास आएगा वो 2 2 की पावर 2, ठीक। और जो M है, M के अंदर इनकी ना लास्ट लिमिट है, वरना फिर नंबर आगे डालते हैं। ठीक है, तो KLM, N में 2 और 2 की पावर 3, M के बाद N, ये 2, एक मिनट, 2 की पावर यहाँ पे क्या लिखा है, 3 की पावर 2 है यहाँ पे, 3 की पावर 2, फिर यहाँ पे 4 की पावर 2, 4 दिन 4 4 4 16 100 दिन। हाँ भाई ठीक है, इस तरीके से बोलो। ये पहले बात समझ में आ रही है? क्या बोल रहा हूँ मैं? K में 2 1 की पावर 2, L में 2 2 की पावर 2, M के अंदर 2 3 की पावर 2
और फिर नंबर उसके पास अंदर के नंबर बढ़ते हैं और बाकी पावर बढ़ती रहती है। फॉर्मूला मेरे पास होता है 2n की पावर n, ये फॉर्मूला होता है। तुम्हें जहाँ तक बढ़ाने बढ़ा सकते हो, ठीक। लेकिन 4 के बाद ना फिर दोबारा 18 वाला रिपीट होता है। 4 के बाद क्या रिपीट होता है भाई? 18 वाला रिपीट होना शुरू हो जाता है, ठीक। जैसे K L M N है, इसके बाद सिर्फ 18 करना होता है, ठीक है। अब देखो तो भाई 2 यहाँ चला गया, कितना बचे? 16 बचे। 16 में से अगर 8 और मेरे पास यहाँ जाएगा तो बाहर के लिए सिर्फ 8 ही तो बचेगा। M के लिए सिर्फ कितना बचेगा? 8 बचेगा। थोड़ा ध्यान रखे चलो इसे। अब सुनो, अगले की बात कर दूं तो पहले 2 चला गया, कितना बचा? 34, ठीक है। 34 में से इसमें सिर्फ 8 जा रहा है, ठीक है। इसमें 8 ही जाएगा, फिर अगले में 18 जा सकता है। 18 के बाद अगला क्या होगा भाई? 32 जा सकता है। इस तरीके से होता है। तो मेरे पास क्या यहाँ पे 2 8, यहाँ पे 18 तक जा सकता है, फिर लास्ट वाले में 8 बच रहा है। 54 की अगर बात कर देना तो मेरे पास वैसे जा रहा है, पहला 2 फिर 8 और फिर कितना जा रहा है भाई यहाँ पे? 18, ठीक। लास्ट वाले में यहाँ पे 18 बचेगा और यहाँ 8 बच रहा है। अगर तुम डिवाइड करोगे ना कि इसमें से तुम्हें 2 रखना है, इसमें 8 रखना है, इसमें 18, इसमें 32, इस तरीके से रखना है, तो आराम से इसको बांट लोगे, ठीक है। फिर अगर इसके लास्ट वाले की बात कर दें तो वैसे मेरे पास है 2 8 2 8 18 32, फिर 8 डाल दिया। भाई बता ऐसा क्यों किया? क्योंकि आगे बढ़ के दोबारा वही हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो, मेरे पास ये सारे के सारे आ रहे हैं, ये इसकी मेरे पास क्या भाई? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट वाले को बस याद रख के चल लेना कि भाई इस वाले में 32 आ जाएगा। अब सुनो, मैंने क्या बताया कि ये सारे वो एलिमेंट हैं जो कि किसी और एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते, ये बात है ना। ये सारे मेरे पास वो सारे के सारे एलिमेंट हैं जो किसी दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते, किसी दूसरे के साथ अभिक्रिया नहीं करते। हमें इसमें बस एक बात ध्यान रख के चलने की, अगर मेरे पास कभी भी आउटर मोस्ट सेल में सबसे बाहर वाले भाग में, देखो इसके बाहर वाले में क्या है? 2, इसके बाहर वाले में 8, सबके बाहर वाले में फिर 8 8 है ना। वो सारे के सारे एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट सेल में अगर मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है 2 है या 8 है, क्या बोला मैंने? या तो 2 है या फिर 8 है। तो इस केस में जो तुम्हें बात याद रख के चलनी ना भाई, वो ये है कि ये सारे वो एलिमेंट हैं जो किसी दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। तुम्हें अगर किसी भी एलिमेंट का पता लगाना है कि वो किसी और के साथ अभिक्रिया करेंगे या नहीं करेंगे, रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, तो पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लिया करो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए अगर लास्ट वाले में 2 या 8 आ गया, 2 या फिर 8 आ गया, तो हम क्या बोलेंगे भाई? ये रिएक्टिव नहीं है, किसी और के साथ इसकी अभिक्रिया नहीं होगी, ठीक। अगर लेकिन 2 और 8 के अलावा कुछ और आया तो हम क्या बोल देंगे भाई कि अभिक्रियाशील है, मतलब ये मेरे पास रिएक्टिव है। कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? भाई देखो इसके अंदर मैं कुछ लाइन लिखवा रहा हूँ, मैं उसको थोड़ा ना याद रख के चल लेना। सुनो भाई, देखो मैंने कौन सी बात बता दी? मैंने कहा था कि अगर हमारे पास इसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर 2 है या 8 है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि अगर इनके जो आउटर कोई सा भी एलिमेंट जिनके हमारे क्या कि आउटर मोस्ट सेल के अंदर सिर्फ 2 या 8 हमारे पास जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो वाले हमारे क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। स्टेबल का मतलब क्या है? वो किसी और के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। ये वाली बातें याद रखनी। पहले मैंने बोला कि अगर मेरे पास कोई से भी ऐसे एलिमेंट हैं जिनके आउटर मोस्ट सेल में 2 या 8 है, तो वो किसी और के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक। अच्छा एक बात और समझ जाओ, इसको ना हम बोलते हैं जो मेरे पास जो सबसे बाहर वाले सेल होते हैं ना, उसको बोलते हैं वैलेंसी सेल। क्या बोलते हैं इसे? वैलेंसी सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे भाई? वैलेंसी सेल्स बोलते हैं। और ये जो बाहर जो नंबर लिखे हैं ना, इसे बोलते हैं वैलेंसी। क्या बोलते हैं भाई? इसे वैलेंसी बोलते हैं, याद रख के चलना। ये 9th क्लास में पढ़ा था मैंने, और जो हमारा चैप्टर 4th है इसमें उसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। तो कितना है इसका? पहले वाले का 2 है, फिर 8 8 8 8 8, ठीक है। पहले का 2 है, सब कितना 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 है? सबका 8 8 है। दिख रहा है बाहर वाले में? बस पहले में 2 है, बाकी सब में 8 8 है। मतलब इन सबकी वैलेंसी कितनी है? जो हीलियम में उसकी वैलेंसी 2 है और सबकी वैलेंसी कितनी भाई? सबकी 8 8 है। अब सुनो तो हमारे पास ना, अब इसके ऊपर समझ जाओ, मैंने बोला कि एटम हैविंग 8 और 2 इलेक्ट्रॉन। मैंने बोला कोई सा एटम है, अगर उसके आउटर मोस्ट सेल में
या तो 8 है या फिर 2 इलेक्ट्रॉन है। मैंने बोला कि एटम हैविंग 8 और 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल आर मोर स्टेबल। भाई मोर स्टेबल का मतलब है वो किसी और के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। क्या बोला मैंने? किसी और के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर इससे कम है, क्या बोला मैंने कि अगर इससे कम होगा मेरे पास, मैंने बोला कि अगर मेरे पास 8 या 2 से कम होगा तो हम उसको क्या बोल देंगे? भाई ये अनस्टेबल है। क्या है वो? अनस्टेबल, मतलब कि वो किसी के साथ भी रिएक्ट कर लेगा, वो किसी के भी साथ आराम से अभिक्रिया कर लेगा। अब सुनो, तो मेरे पास सबसे पहले अगर आउटर मोस्ट सेल के अंदर, अगर आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, हम उसे ऑक्टेट बोलते हैं, ठीक है। और अगर मेरे पास आउटर मोस्ट के अंदर 2 है, उसे हम क्या बोलते हैं भाई? ड्यूप्लेट बोलते हैं, ठीक है। फिर अब कह रहे कि नोबल गैस एटम हैव कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट सेल। भाई इसका पता मतलब क्या है? जो भी मेरे पास ये जो पूरे 5 जो एलिमेंट, जो मैंने 6 लिखवाए एलिमेंट, ये 6 के 6 ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी आउटर मोस्ट सेल पूरी की पूरी भरी हुई है, ठीक है। इनमें कोई जगह खाली जगह नहीं है। अगर खाली जगह होती तो उसमें कोई सा भी एटम आके जुड़ जाता, मतलब कि किसी के साथ भी आराम से रिएक्ट कर लेता, किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ जाके आराम से अभिक्रिया कर लेता। बोलो कोई दिक्कत है इसके अंदर? मैं नॉर्मल सी बात ये बोलूँ कि अगर देखो नॉर्मल गैस एटम, ये सारे के सारे एटम हैव कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट सेल, इनकी जो आउटर मोस्ट सेल है पूरी की पूरी भरी हुई है। अगर थोड़ी सी भी खाली होती है ना, वो अगर थोड़ी सी भी खाली होती है तो किसी के भी साथ जाके आराम से रिएक्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। फिर मैंने बोला कि भाई कॉजेज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, ऐसे क्या कारण होते हैं कि भाई केमिकल बन जाते हैं। मैंने बोला देखो, मैंने तो अभी तुम्हें बताया ना कि भाई आपस में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसके चक्कर में, मैंने बोला ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसके चक्कर में क्या होता है भाई, जितने भी हमारे जो कंपाउंड बने हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बने ना, कार्बन डाइऑक्साइड से बोलते हैं, ये कैसे बना होगा? इसके बनने के पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। बात समझ आ रही है? देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि चलो माना कि मेरे पास 5-6 ऐसे हैं जो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, ये 6 ऐसे हैं जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करते, लेकिन वो सारे के सारे कौन से एलिमेंट होते हैं जो रिएक्ट कर जाते हैं, और रिएक्ट कर जाते हैं तो कैसे करते हैं? बस नहीं, अब सुनो। तो भाई मेरे पास पहला की द एटम हैविंग लेस देन 8 और 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल। क्या बोला मैंने? वो सारे के सारे एटम जिनके आउटर मोस्ट सेल में 2 या 8 से कम, या तो 2 से कम होंगे या फिर 8 से कम होंगे, अगर ऐसा होता है तो वो किसी के साथ भी रिएक्ट कर लेगा। वो मेरे पास क्या होता है भाई? वो अनस्टेबल होते हैं। मैंने क्या बोला कि द एटम हैविंग लेस देन 8 और 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल, अगर इनके आउटर मोस्ट सेल में 2 या 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो किसी के साथ भी आसानी से रिएक्ट कर जाता है, किसी के साथ भी आसानी से अभिक्रिया कर लेता है। कुछ दिक्कत है इसके अंदर? कुछ पूछना है इसमें किसी को? फिर सुनो, अगला मैंने कह रहा भाई हमें अगर स्टेबल से अनस्टेबल, मतलब कि अगर मेरे पास अनस्टेबल से स्टेबल पे जाना तो कैसे होगा? अगर कोई सा एलिमेंट अनस्टेबल है, मतलब इसके लास्ट जो बाहर वाला जो है ना वो थोड़ा सा खाली है, तो उससे स्टेबल पे कैसे पहुंचेंगे? अनस्टेबल से स्टेबल पे जाना कैसे होता है? तो सुनो भाई, मेरे पास है फॉर गेटिंग, जिसकी हेडिंग ये बन सकती है कि फॉर गेटिंग नोबल गैस कॉन्फिगरेशन देयर आर 3 वेज ऑफ इट। 3 तरीके हैं इसके, ठीक है। अब तीनों के तीनों तरीके बता रहा हूँ, उसको थोड़ा याद रख के चलना कि भाई किस तरीके से कर सकते हैं। सुनो भाई, एक बात ध्यान रख के चलना, अगर तुम्हें एक क्लास समझ में नहीं आती है तो इसकी जो अगली क्लास है उसमें तुम्हें बहुत दिक्कत आ जाएगी। सुनो, मैंने कहा 3 तरीके हैं मेरे पास। पहला तरीका बाय लूजिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, और जो दूसरा है बाय गेनिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। देखो ये जो मैंने 2 बताए ना, या तो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दो या अपने इलेक्ट्रॉन पकड़ लो। देखो यहाँ देखो, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, जो लास्ट वाली सेल है ना, जो लास्ट वाली सेल उसमें 9 लिखा हुआ है। क्या बोला? एक में 9 लिखा हुआ है, एक में मान लो 6 लिखा हुआ है। तो ये अभी क्या बताओ, ये स्टेबल है अनस्टेबल है? अनस्टेबल है, अनस्टेबल है ना पास। मैंने बोलता हूँ अगर 8 से कम, देखो
वैसे मेरे पास ना 9 पे पहुंचता ही नहीं पहली बात। चलो देखो फिर भी मैं बोलूँगी अगर 8 से कम हो, ठीक है, या फिर 2 से कम हो या उससे ज़्यादा हो, ठीक है। अगर देखो 8 और 2 को छोड़ के कहीं भी आगे पीछे हो ना तो वो अनस्टेबल होते हैं। समझ में आ रही बात? 8 को और 2 को छोड़ के कहीं भी होंगे तो क्या मेरे पास होगा? अनस्टेबल। तो मुझे बताओ इसके पास 9 है, ये गेन करेगा या लूज करेगा? ये पकड़ेगा छोड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा ना इसको, एक 9 है इसके पास, ठीक। तो अगर ये 1 को माइनस करता है तभी तो 8 पहुंचेगा, हो गया अनस्टेबल। 6 है, या तो देखो भाई 6 के पास 2 ऑप्शन है, या तो ये 4 छोड़ दे, 4 छोड़ेगा 2 पहुंच जाएगा, हो गया स्टेबल, ठीक है। 4 छोड़ा 2 पहुंच गया, स्टेबल हो गया। या फिर ये 2 को ले ले, ठीक है, तो मेरे पास स्टेबल पहुंच गया। बताओ बात समझ में आ रही है? हमें ये बात ध्यान रखनी है। तो पहले मैंने क्या बोला कि बाय लूजिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, या तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर ले या फिर बाय गेनिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। देखो या तो लूज करेगा या फिर गेन करेगा। बोलो ये बात समझ में आ रही है? अगर हमें कभी भी अनस्टेबल से स्टेबल पे जाना होता है, हमें क्या बात ध्यान रखनी होती है? या तो वो लूज करेगा या फिर गेन करेगा। अच्छा ये किसके साथ होता है बताइए? अगर कभी भी एक मेटल और एक नॉन मेटल हो, ये पास तभी, ये दोनों तभी पॉसिबल है जब एक मेरे पास मेटल और नॉन मेटल हो। जब एक मेटल और नॉन मेटल की आपस में अभिक्रिया कराई जाती है, जब एक धातु और अधातु की आपस में अभिक्रिया कराई जाती है, उस केस में होता है। अब जब भी किसी एक मेटल को और नॉन मेटल को अगर आपस में रिएक्ट कराना ना, तो या तो वो गेन करेगा या फिर लूज करेगा। तीसरा जो मेरे पास है भाई वो है बाय शेयरिंग, बाय शेयरिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। भाई ये किस केस में होता है? ये हमारे पास है जब नॉन मेटल रिएक्ट करता है नॉन मेटल के साथ, जब नॉन मेटल और दूसरा भी मेरे पास नॉन मेटल हो। क्या बोला मैंने? जब दोनों के दोनों मेरे पास नॉन मेटल होंगे ना, इस केस में हमारे पास ये दिक्कत आती है। बताओ बात समझ आ रही है? क्या बोल रहा हूँ मैं? जब मेरे पास एक मेटल हो दूसरा नॉन मेटल हो, तो उसमें तो गेन करेंगे लूज करेंगे। दूसरा, अगर दोनों के दोनों नॉन मेटल है तो उसमें शेयर करते हैं, ठीक है। किसी के पास ज़्यादा है तो उसको दे दे, उसके पास कम है तो उसको दे दे। ये बातें तो लग रही है? देखो मैं तुम्हें इसका एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने बोला कि एक मेरे पास जो एलिमेंट है उसके पास 6 है, ठीक, और जो दूसरा है उसके पास 9 है। इस तरीके से बात समझ आ रही है? या फिर मैं कह रहा हूँ देखो इसके पास मान के चल लो 1 है और इसके पास 9 है, ठीक, समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? तो ये अपना वाला इसको देगा 2 हो जाएगा ये। अगर ये एक अपना इसको देता है तो 2 नहीं हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। बन गया दोनों दोनों स्टेबल। मेरे पास जब भी ऐसा होता है तो हमें यही काम करना होता है। अब अगर ये एक बार बन गया ना तो इसके साथ देखो अब दोनों बन गए, दोनों आपस में जुड़े होंगे ना। पहले जिसके पास 1 है और जिसके पास 9 है आपस में जुड़े होंगे, तो जिसके पास एक्स्ट्रा है उसने कम वाले को दे दिया होगा। समझ रहे हो? तो दोनों का स्टेबल हो गए। अब दोनों के पास बराबर हो गए। बराबर होने के बाद अब इसको कोई सा भी बाहर का आइटम टच नहीं कर सकता। तो इसमें कुछ भी मिलाने की कोशिश करोगे ना, मिलेगा नहीं वो। तो मैं इसका एग्जांपल लेके चलोगे तो मान लो एक ये है दूसरा ये है, ठीक है। तो अगर हम इसको लेके चले ना तो 9 है, इसको उधर दे दो, एक उधर दे दिया एक, तो भाई उधर देने के बाद क्या हुआ? वो 2 हो गया और ये कितना 8 हो गया। भाई इस केस में हमारे पास क्या बात आती है? जब ये आपस में स्टेबल हो गए, पहले अनस्टेबल थे, पहले मतलब कि इसमें कुछ भी आके जुड़ सकता था, अब मेरे पास क्या अनस्टेबल हो गए। अब इसमें बाहर का कुछ भी आके ऐड नहीं हो सकता। बताओ ये वाली बातें पता लग गई? भाई किस किस को इन बातों में दिक्कत है पहले बताओ। कुछ कुछ बातें और बता रहा हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा उनको नोट डाउन कर लेना। सुनो भाई देखो जो मैं तुम्हें टॉपिक बताया ना ये वाला, कि मतलब अगर हमें कभी भी अगर इस टॉपिक को पढ़ना है, मतलब कि अगर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर हमें समझना है कि कोई सा भी जो मेरे पास रिएक्शन होता है ना नॉन मेटल के साथ, अगर कभी भी हमें रिएक्शन समझना है मेटल और नॉन मेटल के बीच में, हमें 2 बात समझनी पड़ेगी। पहले हमारे पास आयंस, वैसे टॉपिक नेक्स्ट क्लास का ये वाला, ठीक है, अब इसे समझा रहा हूँ। आयंस 2 टाइप से होते हैं, एक होता है पॉजिटिव आयंस, दूसरा होता है नेगेटिव आयंस, ठीक है। पॉजिटिव आयंस को कैट आयन बोलते हैं और इसको एनायन बोलते हैं, ठीक है। कुछ इसको कैस आयन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे कैट आयन पढ़ेंगे और इसको एनायन से। अब सुनो एक बात और समझनी है, ये जो इलेक्ट्रॉन सबने सुना होगा,
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, 9th क्लास का टॉपिक है। तो इलेक्ट्रॉन को हम ई से प्रेजेंट करेंगे, जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन हो, जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम ई से प्रेजेंट करेंगे, और जो माइनस का साइन है इसका मतलब है नेगेटिव चार्ज है। हमारे पास चार्ज दो तरीके से होता है, पता है ना, चार्ज मेरे पास दो तरीके से, एक होता है नेगेटिव, दूसरा होता है पॉजिटिव, ठीक है। क्या बोला मैंने, एक नेगेटिव होता है, दूसरा हमारे पास पॉजिटिव होता है। तो किसी भी दो एलिमेंट को कंबाइन करने के लिए एक हमारे पास नेगेटिव होना चाहिए, दूसरा पॉजिटिव होना चाहिए, अदरवाइज हमारे पास जो भी एलिमेंट है वो कंपाउंड में चेंज नहीं होंगे। बस में आ रही है, एक में नेगेटिव होना चाहिए, एक में पॉजिटिव होना चाहिए, तभी होता है, वरना कोई बात ही नहीं बनती कि भाई कोई से दो एलिमेंट जुड़ के कंपाउंड बन जाए, ठीक है। इन बातों को याद रख के चलना। नेक्स्ट क्लास का हमारा टॉपिक यही वाला होगा। करो सुनो डाउन।